दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता है जिस वजह से वो 15 सालों तक एक रूम में बंद रहता है। अब उस आदमी ने ऐसा क्या किया था, जानने के लिए इस पूरी कहानी को देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी की एंडिंग ऐसी है जो कि आपका दिमाग हिलाकर रख देगी, तो हो सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत साल 1988 से होती है और हम एक आदमी डाइसू को देखते हैं जो कि नशे में होता है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट कर लिया होता है। डाइसू का दोस्त जुवान आकर उसे छुड़ाकर ले जाता है। डाइसू की बेटी का आज बर्थडे होता है और वो अभी सिर्फ 4 साल की होती है। डाइसू ने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदा होता है। डाइसू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो टेलीफोन बूथ से अपनी बेटी से बात करता है। इसके बाद उसका दोस्त जुवान डाइसू की वाइफ से बात करता है और उससे कहता है कि वो डाइसू को घर लेकर आ रहा है। डाइसू बाहर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल डाइसू वहां से गायब हो जाता है। जुवान डाइसू को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे डाइसू कहीं भी नहीं मिलता। फिर हम डाइसू को देखते हैं जो कि एक रूम में कैद होता है, यानी कि डाइसू को वहां से किसी ने किडनैप कर लिया था। अब एक आदमी दरवाजे के होल से उसे खाना देने आता है। डाइसू से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे पिछले 2 महीनों से यहाँ कैद क्यों किया गया है, लेकिन वो आदमी डाइसू की बात का जवाब नहीं देता। डाइसू इसी रूम में कैद रहता है। धीरे धीरे और समय बीत जाता है। कभी कभी इस रूम में एक गैस छोड़ी जाती है जिससे डाइसू बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो कुछ लोग यहाँ आकर उसके कमरे की सफाई के साथ उसके कपड़े बदलकर और उसके बाल काटकर चले गए होते हैं। लेकिन एक बार जब वो यहाँ आते हैं तो वो डाइसू का खून और इस रूम से उसका एक गिलास ले जाते हैं। इसी रूम में एक टीवी भी होती है। डाइसू के लिए वो टीवी ही उसकी दोस्त, उसकी साथी और सब कुछ होती है। अब ऐसे ही एक दिन डाइसू टीवी पर न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है। डाइसू को पता चलता है कि पुलिस को लगता है कि डाइसू ने ही अपनी वाइफ को मारा है, क्योंकि डाइसू काफी समय से गायब था और मर्डर की जगह पर डाइसू का खून और एक गिलास पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले होते हैं, जिससे पुलिस सोचती है कि डाइसू वापस आया और अपनी वाइफ को मारकर चला गया। लेकिन ये सारी न्यूज देखकर डाइसू को गुस्सा आने लगता है। डाइसू यहाँ पर रहते हुए कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जिस आदमी ने उसे यहाँ किडनैप करवाया होता है वो हर बार डाइसू को बचा लेता है और वो डाइसू को नहीं मरने देता। इसी तरह कई साल और बीत जाते हैं। डाइसू उन सभी लोगों के नाम लिखना शुरू कर देता है जिससे उसकी दुश्मनी थी। उसे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने मुझे कैद करके यहाँ रखा हुआ है। डाइसू अब अपने शरीर को भी मजबूत करना शुरू कर देता है। वो रोज फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि जिस दिन वो यहाँ से निकल जाए तो वो उस इंसान से बदला ले सके जिसने उसे यहाँ कैद करके रखा है और उसकी वाइफ को मारकर उसकी मौत का इल्जाम उसके सर पर लगा दिया है। डाइसू को यहाँ खाने के साथ जो चॉक स्टिक दी जाती हैं, उससे डाइसू दीवार में एक छेद करना शुरू कर देता है। अब इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। डाइसू ने इतने समय में उस दीवार में एक छेद कर लिया होता है और वो सोचता है कि अगले 1 महीने में वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन तभी इस रूम में धुआं आता है और डाइसू फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद यहाँ एक लेडी आती है और वो डाइसू को हिप्नोटाइज करने लगती है। फिर डाइसू एक सूटकेस से बाहर आता है, यानी कि जिस आदमी ने उसे कैद करके रखा था उसने आज 15 सालों बाद डाइसू को छोड़ दिया है। डाइसू एक बिल्डिंग की छत पर होता है। वो अपने सामने एक आदमी को देखता है। डाइसू उसे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने 15 सालों बाद किसी इंसान को देखा होता है। डाइसू उस आदमी को छूने लगता है, लेकिन वो आदमी यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाला था। डाइसू से बचाकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद डाइसू उस इंसान को ढूंढने निकल जाता है जिसने उसे इतने सालों तक कैद करके रखा था। डाइसू अब इस दुनिया में अकेला हो चुका था। वो अपने किसी रिश्तेदार के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि अब सब सोचते हैं कि डाइसू ने ही अपनी वाइफ को मारा है। अब एक दिन डाइसू के पास एक आदमी आता है जो कि उसे फोन और एक वॉलेट देता है जिसमें कुछ पैसे भी होते हैं। वो आदमी कहता है, देखो मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे बस ये काम करने के लिए कहा गया था और मैंने ये कर दिया, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अब डाइसू एक सुशी रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ वो एक लड़की मीडो से मिलता है। डाइसू को लगता है कि वो मीडो से पहले मिल चुका है। तभी डाइसू को याद आता है कि उसने मीडो को टीवी पर देखा था। अब तभी फोन पर किसी की कॉल आती है। डाइसू से पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अपने कपड़े पसंद आए। डाइसू से पूछता है कि तुमने मुझे इतने समय तक कैद करके क्यों रखा। डाइसू एक के बाद एक कई सारे लोगों के नाम लेता है और पूछता है कि क्या तुम उस आदमी के लिए काम करते हो, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि जब से तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक की अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालो। इसके बाद वो आदमी कहता है कि रेत का कण हो या फिर कोई पत्थर, पानी में डूबते दोनों ही हैं। इसके बाद वो आदमी फोन काट देता है। फिर मीडो डाइसू का ऑर्डर किया हुआ खाना उसे देती है। मीडो डाइसू का हाथ पकड़ती है
और तभी डाइसू बेहोश हो जाता है। फिर जब डाइसू को होश आता है तो वो मीडो के घर पर होता है। मीडो उसकी डायरी पढ़ रही होती है जिसमें डाइसू ने सब कुछ लिखा होता है कि वो कैसे 15 सालों तक एक रूम में कैद रहा। डाइसू जागते ही मीडो से वो डायरी छीन लेता है, लेकिन मीडो को सब कुछ पता चल गया होता है। मीडो से पूछती है कि क्या ये सब सच है। मीडो डाइसू की भावनाओं को समझ पा रही होती है क्योंकि वो भी लंबे समय से अकेले रह रही थी। मीडो अब डाइसू को पसंद भी करने लगी थी। वो अब डाइसू का साथ देती है और उसकी मदद करती है। मीडो डाइसू के लिए उसकी बेटी के बारे में पता करती है। उसे पता चलता है कि डाइसू की बेटी को अब किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और उसकी बेटी अब कोरिया में नहीं रहती। मीडो डाइसू की बेटी का एड्रेस और उसकी वाइफ की कब्र के बारे में पता करके उसे बताती है, लेकिन डाइसू डिसाइड करता है कि जब तक वो अपनी वाइफ को मारने वाले को मार नहीं लेगा तब तक वो अपनी वाइफ की कब्र पर नहीं जाएगा। अब डाइसू हर एक रेस्टोरेंट में जाकर वहां का खाना खाने लगता है क्योंकि डाइसू को उस खाने का स्वाद अब भी याद होता है जो उसने कैद में रहते हुए 15 सालों तक खाया था। डाइसू एक एक करके हर एक रेस्टोरेंट में जाकर वहां का खाना चखता है। फिर एक दिन डाइसू को वही रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसका खाना उसने 15 सालों तक खाया था। डाइसू उस रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय का पीछा करता है और डाइसू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो 15 सालों तक कैद था। ये एक प्राइवेट जेल होती है जहां पर लोग इस जेल के इंचार्ज को पैसे देकर यहाँ किसी भी आदमी को कैद करवा सकते हैं। अब यहाँ डाइसू कई सारे रूम्स को देखता है जहाँ और भी लोग कैद होते हैं। डाइसू यहाँ के इंचार्ज से पूछता है कि तुमने मुझे इतने समय तक कैद करके क्यों रखा, लेकिन जेल का इंचार्ज डाइसू को उस आदमी का नाम बताने से मना कर देता है जिसने डाइसू को कैद करवाया था। अब डाइसू इस आदमी को बांधकर एक एक करके इसका दांत उखाड़ने लगता है। फिर वो आदमी चीख कर अपना मुंह खोलता है और डाइसू से कहता है कि मैंने कभी भी उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, मगर मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। डाइसू अब उस रिकॉर्डिंग की हुई टेप को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी यहाँ कुछ और गुंडे आ जाते हैं। डाइसू उन सबसे फाइट करता है और उन्हें मारकर गिरा देता है, मगर इतने सारे लोगों से लड़ने की वजह से वो भी काफी जख्मी हो गया होता है। तभी लिफ्ट से कुछ और गुंडे उसे लड़ने आ जाते हैं। डाइसू उन्हें भी मार देता है और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुका था और इसी वजह से वो सड़क पर गिर जाता है। तभी एक आदमी आकर उसे उठाता है और एक टैक्सी में बैठाकर उसे मीडो के घर भेज देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो आदमी डाइसू को जानता था और उसे यह भी पता था कि डाइसू मीडो के साथ रह रहा है। अब ये सब देखकर डाइसू चौंक जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर जब डाइसू को होश आता है तो वो मीडो के घर पे होता है। मीडो ने उसके जख्मों पर दवाई लगा दी होती है। डाइसू जागकर उसी रिकॉर्डिंग टेप को सुनने लगता है। उस रिकॉर्डिंग टेप में उस आदमी की आवाज होती है जिसने डाइसू को 15 सालों तक कैद करके रखवाया था। इस ऑडियो टेप में वो आदमी कहता है कि डाइसू बोलता बहुत है और यही उसकी गलती है और इसी वजह से वो 15 सालों तक कैद रहेगा। अब इस आवाज को सुनने के बाद डाइसू सोचता है कि ये किसकी आवाज है, लेकिन डाइसू इस आदमी को पहचान नहीं पाता। फिर डाइसू को अपना दोस्त जुवान याद आता है जो कि उसे कहानी की शुरुआत में पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर लाया था। डाइसू अब अगले दिन जुवान के पास जाता है। जुवान का एक साइबर कैफे होता है और जुवान 15 सालों बाद डाइसू को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर डाइसू जुवान को सब कुछ बताता है। जुवान डाइसू को सलाह देता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को अपने करीबी लोगों में ढूंढना चाहिए। डाइसू जुवान की बात मानकर सबसे पहले मीडो पर ही शक करता है। वो मीडो की आईडी को कंप्यूटर में लॉगिन करता है। फिर उसमें एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि डाइसू के ऊपर जो केस चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और ये मेल एवरग्रीन आईडी से आया होता है और जुवान इस आईडी की मदद से उसका एड्रेस निकाल लेता है और वो घर मीडो के घर के जस्ट सामने होता है। डाइसू तुरंत ही उस घर में जाता है और यहाँ वही आदमी होता है जिसने उस दिन डाइसू को टैक्सी में बैठाया था। इस आदमी का नाम ली वुजिन होता है और इसी आदमी ने 15 सालों तक डाइसू को कैद करके रखवाया था। ली वुजिन कहता है कि तुम कौन हो, तुम यही पूछना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें ये खुद पता लगाना होगा कि मैं कौन हूँ। ली वुजिन कहता है कि इसके बाद ही तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। वो डाइसू से ये भी कहता है कि तुम इसे एक गेम की तरह समझो और मेरे बारे में पता करने के लिए अपना बेस्ट दो। ली वुजिन कहता है कि मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ, अगर तुम मेरे बारे में पता नहीं लगा पाए तो मैं मीडो को मार दूंगा। ये सुनकर डाइसू को काफी गुस्सा आता है। वो ली वुजिन का गला पकड़ लेता है, लेकिन ली वुजिन कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें तुम्हारे 15 सालों के सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। अब ये सुनकर डाइसू उसे छोड़ देता है और उसके भी दांत निकालने के लिए अपना हथौड़ा उठाता है, लेकिन ली वुजिन कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरे शरीर के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि मेरे हार्ट से जुड़ा है और उसका रिमोट मेरे पास है, तो अगर मुझे ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं खुद को ही मार लूंगा और तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। अब ये सब सुनकर डाइसू रुक जाता है। ली वुजिन कहता है कि मेरे बारे में पता लगाओ
तुम सब कुछ जान जाओगे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद ली वुजिन अपने साथी के साथ यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले डाइसू को वो मीडो के बारे में याद दिलाता है। डाइसू तुरंत ही मीडो के पास जाता है तो यहाँ कई सारे गुंडों ने उसे पकड़ लिया होता है। वो सब डाइसू को भी पकड़ लेते हैं और ये सारे गुंडे उसी जेल इंचार्ज के गुंडे होते हैं जिसके डाइसू ने टॉर्चर करते हुए कुछ दांत निकाल दिए थे। और अब वो जेल इंचार्ज डाइसू से बदला लेने के लिए उसे पकड़कर उसके दांत निकालने वाला था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही ली वुजिन की उसके पास कॉल आती है और ली वुजिन उसे डाइसू को छोड़ने के बदले में अपने एक आदमी के जरिए काफी सारे पैसे भिजवाता है। पैसे देखकर जेल इंचार्ज डाइसू को छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो डाइसू को 1-2 बैट मारता है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डाइसू उसे धमकी देता है और कहता है कि तुमने इन हाथों से मीडो को छुआ है और मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। लेकिन वो सब डाइसू की बात को हल्के में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद डाइसू मीडो को लेकर इस घर को छोड़कर चला जाता है। वो मीडो को सब कुछ बताता है और कहता है कि अगर मैंने ली वुजिन के बारे में पता नहीं लगा पाया तो वो 5 दिनों बाद तुम्हें मार देगा। डाइसू अब मीडो से प्यार करने लगा था और इसी वजह से वो मीडो को बचाना चाहता था। यहाँ मीडो को भी अब डाइसू से प्यार हो गया होता है। वो दोनों एक होटल में कुछ समय के लिए छुपते हैं। इसी बीच वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अगली ही सुबह उन्हें अपने रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसी जेल इंचार्ज का कटा हुआ हाथ होता है और ये बॉक्स ली वुजिन ने ही भेजा होता है। इसे देखकर डाइसू समझ जाता है कि ली वुजिन उसकी सारी बातें सुन रहा है। इसलिए डाइसू तुरंत ही मीडो के साथ एक शॉप में जाता है और अपने सारे कपड़े चेक करवाता है। उसे पता चलता है कि उसके जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था और इसी से ली वुजिन उसकी सारी बातें सुन रहा था। डाइसू उस ट्रांसमीटर को निकालकर तुरंत फेंक देता है, लेकिन अब डाइसू ली वुजिन के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। वो मीडो और जुआन के साथ मिलकर एवरग्रीन के बारे में सर्च करता है और उसे एवरग्रीन के नाम से एक हाई स्कूल मिलता है। डाइसू को याद आता है कि वो कई साल पहले इसी हाई स्कूल में पढ़ता था। डाइसू ली वुजिन के बारे में जानने के लिए इसी स्कूल की पुरानी ईयरबुक्स को चेक करता है। अब डाइसू को पता चलता है कि ली वुजिन भी इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो दूसरी क्लास में था। अब ईयरबुक्स को देखते हुए डाइसू को कई सारी पिक्चर्स में एक लड़की का चेहरा गायब दिखता है। इस लड़की का नाम लीसुआ होता है। डाइसू अपने दोस्त जुआन को कॉल करके लीसुआ के बारे में पूछता है। जुआन कहता है कि उस लड़की ने तो सुसाइड कर लिया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर के बाद ही उसने सुसाइड किया था। डाइसू जुआन से पूछता है कि लीसुआ कैसी लड़की थी। इस पर जुआन कहता है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी और स्कूल में अफवाह थी कि उसका कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था। जुआन लीसुआ के बारे में काफी कुछ कहता है और यहीं दूसरी तरफ ली वुजिन बैठा होता है जो कि ये सब सुन रहा होता है। ली वुजिन जब जुआन के मुंह से लीसुआ के बारे में ये सब सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो जुआन को पकड़कर वहीं जान से मार देता है और डाइसू से फोन पर कहता है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी। ये कहकर ली वुजिन यहाँ से चला जाता है। डाइसू को अब काफी गुस्सा आता है। वो ली वुजिन से अब किसी भी हाल में बदला लेना चाहता था, लेकिन सबसे पहले डाइसू मीडो को सुरक्षित करता है। डाइसू उसी जेल इंचार्ज के पास मीडो को छोड़ देता है क्योंकि ली वुजिन ने उस जेल इंचार्ज का हाथ काट दिया होता है और इसी वजह से जेल इंचार्ज भी ली वुजिन का दुश्मन हो गया होता है और जेल इंचार्ज के पास कई सारे गुंडे भी होते हैं। इसीलिए डाइसू मीडो को उसके पास छोड़कर फिर से ली वुजिन और लीसुआ के बारे में पता करने निकल जाता है। डाइसू उसी स्कूल में वापस आता है और उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है। डाइसू को याद आता है कि जिस दिन वो इस स्कूल से ट्रांसफर हो रहा था तो उस दिन उसने लीसुआ और उसके भाई को एक साथ एक रूम में देखा था जहां वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। डाइसू ने ये बात अपने एक दोस्त को बता दी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डाइसू ने अपने दोस्त से ये तो कहा था कि तुम ये बात किसी को मत बताना, लेकिन डाइसू के चले जाने के बाद उसके दोस्त ने ये बात हर किसी को बता दी और फिर ये अफवाह इतनी फैल गई कि सब लोग कहने लगे कि लीसुआ प्रेग्नेंट है और आखिर में आकर लीसुआ ने अपनी जान दे दी। अब डाइसू को ये सब कुछ पता चल गया होता है। वो वापस आकर मीडो को ये सब कुछ बताता है। मीडो कहती है कि तुमने वो बात अपने दोस्त को बताई तो क्या इसी वजह से ली वुजिन ने तुम्हें 15 सालों तक कैद करके रखा। इस पर डाइसू कहता है कि ली वुजिन का मानना है कि रेत का कण हो या फिर कोई बड़ा पत्थर, पानी में डूबते दोनों ही हैं, यानी कि गुनाह छोटा हो या बड़ा सजा बराबर मिलेगी। अब मीडो डाइसू से कहती है कि तुम्हें अब सब कुछ पता चल चुका है कि उसने तुम्हें क्यों 15 सालों तक कैद करके रखा, तो चलो अब इस सब को खत्म कर देते हैं। लेकिन डाइसू कहता है कि ये सब इस तरह खत्म नहीं हो सकता। डाइसू अब मीडो को वहीं छोड़कर ली वुजिन को ढूंढता है और उसके पास जाता है, लेकिन वो लिफ्ट में अटक जाता है। तभी ली वुजिन अपने साथी के साथ आता है और उसे अपने फ्लोर पर ले आता है, मगर यहाँ आकर कई सारे आदमी डाइसू पर हमला कर देते हैं, लेकिन डाइसू उन सबको हरा देता है। इसके बाद डाइसू ली वुजिन से कहता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके मेरी याददाश्त मिटा दी और फिर मुझसे कहा कि मैं ये सब पता लगाऊं।
आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इस पर लीवुजिन कहता है कि मैंने तुम्हें वो बात नहीं भुलाई थी, बल्कि तुम वो खुद ही भूल गए थे। लीवुजिन कहता है कि तुम बोलते बहुत हो और तुम्हारी फैलाई हुई एक अफवाह बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आखिर में मेरी बहन को सुसाइड करना पड़ा, और ये सब तुम्हारी इस जुबान की वजह से हुआ है, और इसीलिए मैंने तुम्हें कैद करके तुम्हें हिप्नोटाइज किया। लीवुजिन कहता है कि हमने सिर्फ ये तुम्हारे साथ ही नहीं किया था, बल्कि हमने ये मीडो के साथ भी किया था, और हमने तुम दोनों को ही हिप्नोटाइज करके जानबूझकर प्यार में डाला। लीवुजिन कहता है कि तुम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे थे। तुम पूछ रहे थे कि हमने तुम्हें कैद क्यों किया, जबकि तुम्हें यह पता लगाना चाहिए था कि हमने तुम्हें 15 सालों तक कैद रखा, तो आखिर छोड़ क्यों दिया? अब लीवुजिन डाइसू का एक बॉक्स दिखाता है। डाइसू जब उस बॉक्स को खोलता है तो इसमें सबसे पहले डाइसू, उसकी वाइफ और उसकी बेटी की एक फोटो होती है। डाइसू अब दूसरी फोटोज को देखता है जो कि उसकी बेटी की होती हैं, और इस बॉक्स में सारी फोटोज उसकी बेटी की ही होती हैं। लेकिन आखिर में आकर मीडो की फोटोज आ जाती हैं और उस पर लिखा होता है कि जब तुम हंसोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, मगर जब तुम रोगे तो तुम्हें अकेले ही रोना पड़ेगा। और इन फोटोज को देखकर डाइसू समझ जाता है कि मीडो उसी की बेटी है और वो अपनी बेटी से ही प्यार कर बैठा है, और ये सब लीवुजिन ने जानबूझकर उन दोनों को हिप्नोटाइज करके करवाया है, ताकि डाइसू को भी वही गिल्ट महसूस हो जैसा गिल्ट लीवुजिन को हुआ था। डाइसू को काफी गुस्सा आता है। वो कैंची लेकर लीवुजिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन लीवुजिन का साथी डाइसू को रोककर उसे मारने लगता है। वो आदमी डाइसू को काफी बुरा मारता है और कैंची से डाइसू की जान लेने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही लीवुजिन अपने ही आदमी को मार देता है ताकि डाइसू जिंदा रह सके। फिर डाइसू लीवुजिन से कहता है कि मीडो को तो ये सब नहीं पता। इस पर लीवुजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा, जेल इंचार्ज मेरा दुश्मन है क्योंकि मैंने उसका हाथ काट दिया था? लीवुजिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसका हाथ काटने के बदले में उसे काफी सारे पैसे दिए थे। यानी कि जेल इंचार्ज भी लीवुजिन के साथ मिला हुआ है। अब वहीं दूसरी तरफ हम मीडो को देखते हैं, जिसके पास वही जेल इंचार्ज आता है और उसे भी वैसा ही बॉक्स खोलने के लिए कहता है, ताकि मीडो को भी सारी सच्चाई पता लग जाए और वो जान जाए कि वो अपने डैड से ही प्यार कर बैठी है। अब तभी डाइसू मीडो के पास कॉल करता है। मीडो डाइसू से कहती है कि जेल इंचार्ज मुझे एक बॉक्स खोलने के लिए कह रहा है। डाइसू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉक्स को मत खोलना। मीडो डाइसू से कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डाइसू से कहता है कि मैं वहां जल्दी ही आ रहा हूँ, बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो और चाहे कुछ भी हो जाए उस बॉक्स को मत खोलना। ये कहकर डाइसू कॉल काट देता है। अब डाइसू लीवुजिन के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, प्लीज तुम मीडो को कुछ भी मत बताओ। डाइसू लीवुजिन के सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तुम मीडो को सच्चाई मत बताओ। डाइसू उसके सामने रोता है और डाइसू उससे कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। डाइसू लीवुजिन का कुत्ता भी बन जाता है और उसके जूते चाटने लगता है। ये सब देखकर लीवुजिन हंसने लगता है। डाइसू उसी कैंची से अपनी जुबान काट लेता है। अब ये सब देखने के बाद लीवुजिन जेल इंचार्ज को कॉल करके उस बॉक्स को खोलने से मना कर देता है। इसके बाद लीवुजिन गन से डाइसू को मारने वाला होता है, लेकिन लीवुजिन उसे छोड़ देता है। लीवुजिन जाते वक्त अपने शरीर में लगे उसी डिवाइस के रिमोट को गिरा देता है। डाइसू उसे उठाकर उसका बटन दबाता है ताकि लीवुजिन मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि उस समय लीवुजिन ने झूठ कहा था। अब उस रिमोट के बटन को दबाने के बाद यहाँ एक रिकॉर्डिंग टेप चालू हो जाती है और उसमें से कुछ आवाजें आने लगती हैं, और ये आवाजें मीडो और डाइसू की उस समय की आवाजें होती हैं जब वो दोनों होटल में इंटीमेट हो रहे थे। डाइसू के लिए सब सुनना बर्दाश्त के बाहर होता है। वो वहीं गिरकर रोने लगता है। अब लीवुजिन जाते हुए डाइसू से कहता है कि मैं और मेरी बहन सच जानते थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्या तुम दोनों ऐसा कर सकते हो? ये कहकर लीवुजिन लिफ्ट से नीचे जाने लगता है। अब तभी उसे वो पल याद आता है जब उसकी बहन सुसाइड कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लीसुआ को बचा नहीं पाया था। और अब लीवुजिन अपनी बहन को याद करते हुए अपने आप को गन से शूट कर लेता है। अब मूवी के आखिर में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डाइसू उसी लेडी के पास आया होता है जिसने उसे पहले हिप्नोटाइज किया था। डाइसू उन्हें एक लेटर के जरिए सब कुछ बताता है और उनसे दोबारा से उसे हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुला देने के लिए कहता है। वो लेडी दोबारा से डाइसू को हिप्नोटाइज करके सब कुछ भुला देती हैं। फिर डाइसू अकेला जागता है और मीडो उसे ढूंढती हुई आती है और उसे गले लगा लेती है। डाइसू के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आती है। ऐसा लगता है कि डाइसू सब कुछ भूल चुका है, लेकिन तभी वो खुशी एक भयानक दुख में बदल जाती है और ऐसा लगता है डाइसू को अब भी सब कुछ याद है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी साल 2003 में आई ओल्ड बॉय मूवी की फुल स्टोरी।
आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।